NO2 गैस है और एक तरफ कुछ भी नहीं है, खाली है, ब्राउन है, NO2 गैस है तो ब्राउन होगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने कंटेनर का ये पार्ट हटा दिया तो ये पूरा कंटेनर में फैलेगी और लाइट ब्राउन हो जाएगा पूरा। तो गैसेस पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी पूरे कंटेनर में या रूम में, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे सपोज करो एक रूम है, रूम के कॉर्नर में आपने कोई स्प्रे किया सेंट, परफ्यूम, तो ये आप यहाँ पर भी उस परफ्यूम की स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स जो है वो इस रूम में जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिक्स होंगे और यहाँ तक ट्रेवल कर जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन कहते हैं। इंटरमिक्सिंग और इंटरमिंगलिंग ऑफ टू और मोर गैसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि आप दो या दो से ज्यादा गैसों को क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल परफ्यूम का ये, अगर आप यहाँ परफ्यूम स्प्रे करेंगे तो पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल हो जाएगी, क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो गैस के पार्टिकल्स जो रूम में उनके साथ क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिंगलिंग होंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब मैं आपको सिंपल डिफ्यूजन का इक्वेशन बताता हूँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी अंडर रूट डी। डेंसिटी का अंडर रूट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डी। अच्छा, आप ये भी याद रखिएगा कि मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। किसी गैस के लिए मोलिकुलर वेट क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 तो कांस्टेंट है, मोलिकुलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंडर रूट एम। एम क्या है, मोलिकुलर वेट, डी क्या है, डेंसिटी। ये होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि जो गैस हल्की है वो ज्यादा दौड़ेगी, जो गैस भारी है वो कम दौड़ेगी। जो ज्यादा डेंस है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, जो कम डेंस है उसकी ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू के बाई रूट डी और रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू के बाई रूट एम। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला है। और यहाँ क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डी यहाँ क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, एम क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। तो याद रखिएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू के बाई रूट डी या रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू के बाई रूट एम। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है, इसलिए डेंसिटी को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, मोलर मास से रिप्लेस कर दिया। दो गैस के लिए अगर मान लीजिए एक के लिए R1 है तो के बाई रूट D1, दूसरे गैस के लिए R2 है तो के बाई रूट D2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो R1 अपॉन R2 क्या आएगा, के से तो के गया, ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्या आएगा, अंडर रूट D2 बाई D1 या M2 बाई M1। अगर दो गैसों को कंपेयर कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, तो देखो जहां R1 है वो अंडर रूट D नीचे आएगा, जहां R2 वहां अंडर रूट D2 ऊपर आ जाएगा। तो R1 बाई R2 क्या होता है, अंडर रूट D2 बाई D1 या अंडर रूट M2 बाई M1। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताएंगे किसकी रेट डिफ्यूजन ज़्यादा है, किसकी कम है, आपको बताना है। आप ये तो समझ गए होंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास और डेंसिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर डिफ्यूजन अलग से बता दूंगा, ये डिफ्यूजन तो समझिएगा। मान लीजिए 3 गैसें हैं, SO2, O2 और N2, ठीक है, ये 3 गैसें हैं। आपको इसको बोल देंगे 1, इसको बोल देंगे 2 और इसको बोल देंगे 3, ठीक है। आपको बताना ऑर्डर, डिक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अबव गैसेस। क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, फाइंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अबव गैसेस। गिवन है S का एटॉमिक वेट 32, O का 16, N का 14। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m होता है। जिसका मोलर मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। तो पहले का मोलर मास कितना हो गया? SO2 का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का कितना हो गया? 32 इक्वल्स टू 64। 16 प्लस 16 32, 14 प्लस 14 28। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा थर्ड, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन थर्ड का होगा जिसका मोलर मास कम है, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। ये करेक्ट आंसर है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अबव गैसेस क्या होगा आंसर? 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। एक और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, आपको बताना है। हीलियम गैस है मेरे पास PCl5 है, मेरे पास NO2 है, मेरे पास O2 है। इनका ऑर्डर बताना है। इसको फर्स्ट बोलूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। हीलियम का एटॉमिक वेट 4, O का 16, N का 14, P का 31, Cl का 35.5। एक गिवन एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट बोलिए, ऑर्डर बोलिए किसका होगा इसमें? सही ऑर्डर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का इंक्रीजिंग बोल दीजिए। इस बार इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, इस बार इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब जिसका कम है वो पहले लिखिए, जिसका ज़्यादा है उसका बाद में लिखिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m होता है। तो जिसका मोलर मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। जिसका मोलर मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। मेरे पास 4 गैसें हैं, हीलियम, PCl5, NO2 एंड O2। मुझे निकालना है रेट ऑफ डिफ्यूजन का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे निकलेगा? जिसका कम है वो पहले, जिसका ज़्यादा है वो बाद में। सबके मोलर मास ऐड कर लीजिए। जिसका मोलर मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। करिए फटाफट। पाथवी का आंसर आया है 2 3 4 1। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। पाथवी गॉट आंसर। अनुष्का, रुद्रा, निधि, मनन, बेटा सबका मोलर मास चेक कर लो, और वो भी ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत क्लियर कट दिख रहा है किसका ज़्यादा और किसका कम है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मैंने ऊपर लिखा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। 2 3 4 1। यस अनुष्का, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और बाकी बच्चे?
देख लो सबके मोलर मास। हीलियम का मोलर मास 4, गिवन एटॉमिक मास, हीलियम तो एक ही है ना, तो 4। फास्फोरस कितना होता है 31 प्लस एक क्लोरीन का 35.5, और मेरे पास क्लोरीन है कितने इंटू 5, तो ये कितना हो गया भाई 177 प्लस 31 0.5 8 10 208.5। फास्फोरस का 31, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 5 क्लोरीन है, तो इंटू 5 करके ऐड कर दो। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ तो 2 है, तो 14 प्लस 32 कितना हो गया 46। एक O का 16, तो O2 है, तो कितना हो गया 32। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले कौन आएगा सेकेंड, फिर उसके बाद में कौन आएगा थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, और उसके बाद में फर्स्ट। जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा वो सबसे कम, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। तो जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा वो सबसे कम डिफ्यूज होगी, जो हल्की है वो सबसे ज़्यादा भागेगी, वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज होगी। तो हीलियम की रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी, PCl5 की सबसे कम होगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है, रेट ऑफ डिफ्यूजन समझ में आया। फिर मैं एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छे वाले। रेट ऑफ डिफ्यूजन बस इतना याद रखना अभी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। जिसका मोलर मास कम होता है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। ये आ गया रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब एक क्वेश्चन और देता हूं बढ़िया वाला, देखना बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेरे पास ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, दोनों के ओपन एंड है। वो कह रहा है एक तरफ से मैं N2 गैस पास कर रहा हूँ, एक तरफ से मैं O2 गैस पास कर रहा हूँ, एक एंड से N2 और दूसरे एंड से O2 गैस पास कर रहा हूँ। वो कह रहा है NO का N2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाती है, N2 प्लस O2 मिलकर NO बनाती है। NO का होता है, या यूँ ले लो चलो, एक तरफ से NH3 पास कर रहा हूँ, एक तरफ से HCl पास कर रहा हूँ। चलो NH3 प्लस HCl मिलकर क्या बनाती है NH4Cl। NH4Cl कैसा होता है, वाइट डेंस फ्यूम्स, वाइट डेंस फ्यूम्स निकलते हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड बनती है। अगर अमोनिया से मतलब अगर अमोनिया गैस को HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, और अमोनियम क्लोराइड क्या देता है, वाइट डेंस फ्यूम। वो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा है कि एक तरफ से NH3 पास कराई, दूसरी तरफ से HCl, तो NH4Cl का वाइट डेंस फ्यूम जो बनेंगे वो किस एंड से कितनी दूरी पर बनेंगे। मतलब मान लीजिए मैं ये मान लेता हूँ दोनों यहाँ मिलेंगे, तो वो बोल रहा है जो यहाँ जब ये जो मिलेंगी NH3 और HCl, वो NH3 से कितनी दूरी पर होगा और HCl से कितनी दूरी पर होगा। तो तुम जानते हो NH3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, N का 14, 3 हाइड्रोजन का 17, HCl का 1, H का, Cl का 35.5, तो 36.5। ये दोनों के मॉलिक्यूलर वेट आ गए, ये गिवन भी होते हैं। तो अब आप जानते हो कि ये हल्की है और ये भारी है, इसका मतलब ये ज़्यादा दौड़ेगी और ये कम दौड़ेगी। मान लीजिए NH3 से ये x दूरी तक दौड़ी, तो ये कितनी दूरी दौड़ेगी, 100 माइनस एक्स, तो टोटल 100 सेंटीमीटर है। अगर ये x सेंटीमीटर चलती है तो ये कितनी चलेगी, 100 माइनस एक्स सेंटीमीटर चलना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू क्या होता है, रेट क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
अपॉन टाइम टेकन। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है रेट। रेट क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो पहले मैं RNS3 के लिए ले लेता हूँ। RNS3 इक्वल्स टू क्या होगा? K/√m। ये होगा, मैंने बताया था ना, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। तो R इक्वल्स टू क्या होता है? K/√m। तो RNS3 के लिए मैं बोल रहा हूँ NS3 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी? x। ये RNS3 का मतलब x डिस्टेंस ट्रेवल करी टाइम t। मान लीजिए कितना टाइम दिया? t इक्वल्स टू K/√m। तो MNS3 का कितना है? 17। ये इक्वेशन 1 बन गई। रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इक्वल्स टू K/√m। तो K/√17। दूसरे के लिए बोलो RSCL। RSCL ये MNS3 आ गया और RSCL हो गए तो K/√m/SCL आ जाएगा। ये कितना होगा बोलो? ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 100 - x अपॉन टाइम t, दोनों को सेम टाइम के लिए छोड़ा है, इक्वल्स टू K/√36.5। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। बोलो ये दोनों इक्वेशन समझ में आई? पहले के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इक्वल्स टू K/√17 अमोनिया के लिए। इसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई? 100 कोई कहीं 100 कहाँ से आया? उसने गिवन है कि ये 1 मीटर लंबी या 100 सेंटीमीटर, एक ही बात है। 1 मीटर लंबी ट्यूब ली है या 100 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो हमने मान लिया NS3 वाली x डिस्टेंस चलती है और SCL वाली कितनी चलेगी? 100 - x सेंटीमीटर चलेगी अपॉन t इक्वल्स टू K/√36.5। अब आप क्या कर दो? 1/2 कर दो। 1/2 करोगे तो t से t गया, x अपॉन 100 - x इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा, k से k चला गया, अंडर द रूट 36.5 डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आया √2.147। हेलो, अच्छा क्लास चलिए थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ। बस तो मैं आया ना उसके बाद से काम करता हूँ। एक मिनट में आता हूँ। यह आ जाएगा 1.46। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x 146 माइनस 1.46 इंटू x, यह आएगा 2.46। x ऑलमोस्ट आ जाएगा 49.34, यानी कि 49 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। तो ये ऑलमोस्ट 49 सेंटीमीटर चलेगा और ये 41 सेंटीमीटर चलेगा, यानी कि इस एंड से 49 सेंटीमीटर और इस एंड से ऑलमोस्ट
41 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि किस एंड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलिए एक क्वेश्चन आप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन आप करेंगे भाई, ऐसा ही सेम क्वेश्चन देता हूं। एक प्रॉब्लम आप करेंगे, एक तरफ से N2 गैस पास कर रहे हैं, एक तरफ से O2 गैस पास कर रहे हैं। ये 2 मीटर लंबी ट्यूब है, तो NO कहाँ बनेगा, N2 प्लस और O2 कहाँ मिलेंगे, N2 के एंड से और O2 के एंड से बताएं। समझ गए क्वेश्चन? कि 2 मीटर लंबी ट्यूब है, एक तरफ से N2 गैस पास कर रहे हैं और एक तरफ से O2, तो N2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाती है, NO। NO कैसा होता है, जहां भी मिलेगा NO, NO2 कहाँ बनेगा वो बताना है। तो आप जानते हैं N2 हल्की है, O2 भारी है, तो N2 ज़्यादा दौड़ेगा। मान लीजिए यहाँ NO बन रहा है, N क्या होता है 14, तो मोलिकुलर मास ऑफ N2 कितना हो गया 28, एंड मोलिकुलर मास ऑफ O2 कितना हो गया 32। O 16 होता है, N 14 होता है, O 16 होता है। तो आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस where NO formed from each end। each end मतलब N2 से कितनी दूरी पर होगा और O2 से कितनी दूरी पर होगा, यह क्वेश्चन है। समझिएगा, 2 मीटर लंबी ट्यूब है, एक तरफ से N2 गैस पास कर रहे हैं, एक तरफ से O2 गैस पास कर रहे हैं। हमें पता लगाना है फाइंड द डिस्टेंस वेयर NO विल फॉर्म फ्रॉम ईच एंड। करिए, ये दोनों के मॉलिक्यूलर मास दिए हुए हैं, ये आपको पता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट n। करिए, पीछे वाले क्वेश्चन से ले लीजिए अगर आपको हेल्प लेनी है तो।
इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट 1.143 1.069 तो 1.07 कर दूँ 1.07
ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दो तो x अपॉन 1 मानो ना, तो ये x इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करो 2.14 माइनस 1.0x, तो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 2.07x इक्वल्स टू 2.14, तो x इक्वल्स टू 2.14 अपॉन 2.07, तो 1.03 आ गया, यानी कि ये कितना मीटर चलेगा x 1.03, 2 में से माइनस कर दो तो ये कितना चलेगा, ये चलेगा 0.97। तो याद रखना बड़ा आसान है, RN2 इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इक्वल्स टू K/√28। RO2 ये मीटर में ध्यान रखना, 2 माइनस एक्स चलेगा, ये x चलेगा तो अपॉन T इक्वल्स टू K/√32, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये x अपॉन 2 माइनस एक्स, T से T कैंसिल हो गया, 28 नीचे आ जाएगा, 32 ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट किया तो ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दी, तो एंड टू एंड से 1.03 मीटर चलेगा, O2 एंड से 0.97 चलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो ऑलमोस्ट इक्वल जैसा ही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा। बोलो समझ में आया सब लोगों को? रेट ऑफ डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई? रेट ऑफ डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? एक और दूं क्या? बोलो एक और क्वेश्चन दूं क्या? चलो बात भी बोल रही है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दो, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ बेटा, नहीं कल थोड़ा ज़्यादा ले लूँगा मैं, आज तो मेरी एक्चुअली क्लास है। कल क्या टाइम बताओ फटाफट।